अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ सज्जाद मीर साहब के साथ मैं हूँ अलीना इलियास। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। खैरियत से हैं? बड़ी खबर है, एक ही खबर है बड़ी तो, लेकिन बड़ी खबर है। चलें ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना पहला सेगमेंट जो है वो शामिल करते हैं, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, कल ज़ाहिर है पनामा लीक्स वाला मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के पास, और डॉक्यूमेंट्स पेश करने, दस्तावेजात दोनों तरफ से, एक तरफ तो आ गई थी, ख़ास तौर पर इमरान खान ने 686 सफ़ात की दस्तावेजात जो गई थी, और नवाज शरीफ के बच्चों की दस्तावेजात कल वहाँ सबमिट हुई हैं। अकरम शेख साहब अब उनके नए वकील हैं, सलमान असलम भट्ट साहब नहीं है, उन्होंने सबमिट की। उसमें अब सबसे पहली सूरत हाल तो पनामा लीक्स की जो इमरान खान ने सबमिट की थी वो एक दिन पहले थी, और अदालत ने कुछ उसको देख भी लिया था। तो इसलिए कई सवाल है कि ये अलफ लैला की दास्तान कहाँ से ले आया आप? ये अखबार के तराशे ले आए हैं। अखबार के तराशों पर अगर कोई कह दे कल्ला रखा ने अल्लाह तक को कत्ल किया तो क्या हम फांसी दे देंगे? और ये तो वो खबर चीज़ें होती हैं कि एक दिन इसमें खबर होती है, दूसरे दिन उसमें पकौड़े बिकते हैं। यानी कि कोई ऐसा उन्होंने कहा कि मतलब क्लियर हामिद खान को कहा कि ये आपने क्या सबमिट किया हुआ है, तराशे वराशे सब चीज़ें। उसके रिजल्ट निकला कि हामिद खान को कहना पड़ा कि ये जो 3 जिल्दों में हमने पेश किए हैं, 2 जिल्दें जिसमें तराशे वगैरह आप कहते हैं, वो हम उस पर गुफ्तगू नहीं करते। बाकी उनके इल्ज़ामात थे। दूसरी तरफ ये हुआ कि अकरम शेख ने जब दस्तावेजात पेश की तो एक ख़त पेश किया कतर के शहजादे का, जो वज़ीर आज़म भी रह चुका वहाँ का, जासम का, कि मियाँ शरीफ के मेरे साथ कारोबारी मामलात थे, और उन कारोबारी मामलात में उन्होंने दुबई की मिल के बाद इतने पैसे में कुछ पैसे मेरे साथ इन्वेस्ट किए थे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सारी, और उन इन्वेस्टमेंट के नतीजे के तौर पर हमने उसमें रियल स्टेट का बिजनेस था। अरबों में रियल स्टेट का बिजनेस शहजादों में बहुत है, उनको ज़मीनें फ्री मिलती हैं एक तरह के अपने आप, वो उसके बाद बाहर जब जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की थी। बड़ा जहीन आदमी थे मियाँ शरीफ साहब, अपना कारोबारी माइंड था, उनको पता होता था कहाँ, तो उन्होंने इस हिसाब से वहाँ एक बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट की थी। तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे के तौर पर वहाँ फ्लैट्स भी खरीदे गए थे जो कंपनी की मिल्कियत थे, किसी मियाँ शरीफ की मिल्कियत नहीं थी, उस कंपनी की जो जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो उन्होंने लंदन में इनको स्टे करने के लिए अपार्टमेंट दिए हुए थे। यानी उन्होंने इस बात का जवाब पेश किया कि ये अपार्टमेंट जो लंदन में 92 में 4 में 6 में रहते रहे, उसकी वजह क्या है? वजह यह थी कि ये उस कंपनी के मिल्कियत थे, कतरी शहजादे की जो कंपनी थी जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट थी। और उन्होंने जैसे कि डायरेक्टर्स को, दूसरे लोगों को आप कहते हैं कि चलिए आप लंदन में जाते हैं तो आप वहाँ ठहर जाया करें, तो वो इनको इस्तेमाल के लिए दिए हुए थे। ये उन्होंने इसका एक वर्जन तो ये दिया। दूसरी बात, ये कतर का शहजादा पहली बार आया पूरी कहानी में, पहले वो मौजूद नहीं था। अब इस पे हुआ कि वो जी यहाँ आएगा गवाही देने के लिए। किसी ने पूछा था कि शेर हलाल है कि हराम है? मैंने कहा हलाल कर लो तो हलाल है। भाई कतर के शहजादे को आप कहाँ बुलाते फिरेंगे? अगर आपकी कोई कोर्ट में कोई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने मुश्किलात पैदा की अपने लिए। नवाज शरीफ का पार्लियामेंट में जो बयान है वो तो कहता है कि मैंने वो जद्दा की स्टील मिल बेच के हम लोगों ने ये किया था जी। तो अकरम शेख ने इस पर एक ही फिक्रे का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब था। वो ये था कि मैं उनका वकील नहीं हूं, मैं उनके बच्चों का वकील हूं, उनका वर्जन बयान कर रहा हूं। अब नवाज शरीफ का वकील क्या वर्जन बयान करता है वो दूसरी बात है, लेकिन ये बात तो उन्होंने साबित कर दी कि पैसे पाकिस्तान से नहीं गए। मैं पहले ही कहता था कि भाई ये बात साबित होगी कि किसी ने उनको गिफ्ट किया, और अब गिफ्ट भी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट शो कर दी उन्होंने, ये तो कारोबार से उनसे मिला था। और अगर जब सेटलमेंट हुई 2005 में, तो ये फ्लैट्स हमने उस सेटलमेंट के नतीजे के तौर पर हुसैन नवाज ने उनको ले लिया, यानी कि उनकी पेमेंट उनको कर दी गई। अब सिर्फ इतनी बात है कि वो जो जद्दा की मिल का बयान था और जो दूसरा बयान था कि स्टील मिल बेच के वो, और किसने पूछा कि शहजादे का नाम पहले क्यों लिया गया? उन्हें कहा आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घसीटते अरब शहजादे के नाम को। कल इमरान खान बोलते बोलते कोई रुक गया था और कतर का यूं करके चुप कर गया। यानी मतलब कहना चाहता था कि उससे ज्यादा होगा कि ये नाजुक मामला है। आप किसी अरब मुल्क के शाही खानदान के फर्द के बारे में कमेंट कर दें, ये कोई मौला फजल रहमान तो नहीं है जो चाहे बोल दें आप उसके बारे में, या कोई और तो नहीं है कि जो चाहे कहने लगे। लेकिन इस सारी सूरत का नतीजा निकला कि कल मुस्लिम लीग नून का ग्रुप खासा मुतमईन था और इमरान खास से डिजेक्टेड थे। वो बाहर निकले, उन्होंने कुछ नहीं वहां कहा, और बनीगाला में भी सीधा वो अपने
रिहायशी इलाके में चले गए, उन्होंने प्रेस से खिताब भी किया और जाते बाद भी ऐसे ही जैसे उन्होंने हाथ लाया, जिसका चेहरा बता रहा था, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो डिस्टर्ब है, गुस्से में है, गुस्से को काबू कर रहे हैं। जब वो बाद में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए भी एक दूसरे मसले पर, तो इस मसले पर उनका लहजा जो था वो कुछ उनका कतरा आ गया, बीच में जद्दा था, ये था, वो था। सुना अपनी मीटिंग में उन्होंने अपने वकीलों से कहा भी कि आपने क्या पेश किया जिस पर अदालत को मान नहीं गई, आपके सबूत कैसे थे, तराशे थे, ये थे। कुछ ज़्यादा वो कल अच्छा दिन नहीं था उनके लिए। शेख रशीद इस पर खुश हैं कि उन्होंने अदालत ने मजाक किया, आप सियासत नहीं करते, कुछ और काम कर लेते, वकालत शुरू कर देते वो उस पर। लेकिन मेरा ख्याल है शेख रशीद को अब कुछ मामलों के बारे में सीरियस होना चाहिए। बस उनका ख्याल है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग हो रही है या सारा मामला तो हो रहा है, ये मोदी नवाज शरीफ को बचाने के लिए कर रहा है, पनामा लीज की वजह से कर रहा है। ये एक अजीबोगरीब रिडिकुलस सी बात है। और जो किसी सियासी लीडर का पाकिस्तान का इस तरह कहना जो है ना, ये और ही गलत बात है। यानी कि ये वो अपने आप को शो करते हैं कि जैसे कि मैं आर्मी का आदमी, और ये कहना चाहते हैं कि आर्मी पर जो इस वक्त मुश्किल वक्त आया है इस लिहाज से कि उन्हें मैदान जंग में भारत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये इस वजह से आया है कि मोदी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। ये एक अजीब एक कहानी है और मेरा ख्याल में अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये जोकर्स का मामला नहीं है। अब आप सीरियसली सियासत करें और रेटिंग लेने के चक्कर में ये जो मामला करते हैं, अब कह रखा है दिसंबर में नाहल हो जाएगा, वरना इसी तरह मैं काम करूंगा। ये फिक्रा खुद एक इतना कंट्राडिक्टरी एक मजाक का फिक्रा बन जाता है कि आप ऐसे फिक्रबाजी करते रहते हैं और कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा फिक्रा यार, मतलब तो कुछ नहीं निकला इसका ना। तो बहरहाल खासा यानी कि ये इस पे कल मीडिया पर भी रहा, उसके बाद उस पर गुफ्तगू रही और इस बात पे तो कि जो असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो हाइप क्रिएट करती है कि हम साबित कर देंगे या साबित हो चुका है, वो तो कहते साबित नहीं, साबित हो चुका है। अब उनको कोर्ट, अब उनको यह भी पूछा गया कि अगर कोर्ट ने फैसला खिलाफ दे दिया, उन्होंने कहा फिर तो हमने तो पूरी कोशिश की है, फिर वो करेंगे। अब उनको नजर आ रहा है कि कोर्ट इस बात पर, कोर्ट से दूसरी बातों ने कहा नहीं, पनामा लीज लंबी चौड़ी हमारे बंदे के बारे में नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस बारे में करेंगे जो लंदन के फ्लैट्स हैं। और लंदन के फ्लैट्स के बारे में जब ये तय हो जाके खरीदे जा चुके हैं या कुछ वो लीगल मनी से गए हैं, पाकिस्तान से उनकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, तो उसके नतीजे के तौर पर क्या क्या उनको हासिल होगा और क्या मिल सकता है उनको इस लिहाज से। एतजाज हसन ने कहा जी शहजादे को बुला, एतजाज हसन एक सीरियस सोबर आदमी का इमेज है उनका जी, लेकिन वो आजकल यानी कि एक सख्ती जो उनको, उन्होंने मुकदमा लड़ा हुआ, फंस गया है, ये फंस गया है, लेकिन फंसेगा तो फिर ना तो आप सबूत लेकर आएंगे। आप कहते हैं लंदन फ्लैट्स का हमारे पास सबूत है, फलां है, वो लाए ना, कहाँ है, पेश करें। उन्होंने कह दिया जी फलां पैसे से, उस बंदे ने कहा जी मैंने सेटलमेंट करके इनको ये कंपनी ऑफशोर कंपनी बना के इनको वापस किया इनका पैसा। अब फर्ज किया $20 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किए हो और उस वक्त वो $1 करोड़ हो गए हो। रियल स्टेट में तो ऐसे पाकिस्तान में हो जाता है, बाहर की बात छोड़ दें आप, दुबई वगैरह में, कतर वगैरह में हो गया हो और वो हमने उसके बदले में ये फ्लैट्स इनको दे दिए हैं, तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। अब से मतलब यही आएगा कि वो जो उन्होंने कहा था उसे फैक्ट्री बेच के हम जद्दा की मिल बेच कर किया है, उसको कैसे जस्टिफाई करता है नवाज शरीफ का वकील, या उसके बारे में क्या वजाहत करता है, ये आने वाली बात है। वरना मुकदमा ये है और पीटीआई पर यह बात आ रही है कि वो इसको केस को मजबूत तौर पर नहीं लड़े और ये फिर ट्रैक रिकॉर्ड ही हो गया है कि वो दावे करते हैं, दावे फिर इस इंतहा पे बंद गली बंद। सबने कहा था कि आप ये शहर को बंद करने की बात ना करें, बाज नहीं आए, उन्होंने की बात और ऐसे लगता था कॉन्फिडेंट होकर रहेगा। उन्होंने कहा हमारे बंदों पे हमला हुआ, क्या वो अगर परवेज खटक चंद लोगों को लेकर आ गए थे तो ये कोई लंबी लड़ाई नहीं है, अगर ये लड़ाई भी थी तो इससे कोई हासिल नहीं होगा लोगों को। आप क्या क्या ऐसे पैगाम देना चाहेंगे? दूसरी तरफ जी कल इमरान खान को इस बात एक दूसरा मसला इधर पेश था, वो ये था कि तुर्क सदर आज आ रहे, इन्होंने पार्लियामेंट का बाइकाट कर रखा है। इस बाइकाट के नतीजे के तौर पर इन्होंने फिर ये कहा कि ये तो लोग कहेंगे कि तुर्की का सदर जो है वो आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है और हम असेंबली में नहीं है, क्या पैगाम जाएगा। तो ये कल गए वहां, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ वफद को भेजा, तुर्क सफीर से मुलाकात के, गालबन ये भी शायद पैगाम था कि आप हमें अलग से वक्त ले दीजिए प्रेसिडेंट के साथ। तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है, अपोजिशन से मिला करते हैं, लेकिन जब आप कहें कि हम पार्लियामेंट में तो नहीं मिलेंगे, हम तो बाइकाट किया हुआ, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते, अब हमसे मिल लें, तो ऐसी सूरत में कोई भी फॉरेन डिग्निटरी नहीं मिला करती।
और हुआ नहीं करता। उन्होंने कहा भी देखिए आप बाइकाट कर रहे हैं, ये गलत पैगाम होगा, बेहतर है कि तो कल इन्होंने शाह महमूद कुरैशी बार बार कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि हम ये करें, लेकिन इमरान खान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम उसमें शामिल हों। देखिए ये शाह महमूद कुरैशी डिप्लोमेट चूँकि एक तरह का वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो उन्होंने वो अल्फाज के इस्तेमाल, इमरान वही अपने लहजे में कि हमसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन देखिए तुर्की हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी इज्जत करते हैं, ये वगैरह वगैरह, लेकिन हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। अच्छा, ख्याल था कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी कर रहा है और जिस तरह पार्लियामेंट इन्होंने अपनी कमेटी का इजलास बुला लिया है, इससे इस बात की तवक्को थी कि वो फैसला यही आएगा कि वहाँ जाया जाए। उसमें उन्होंने फिक्र है कि ये भी कहा कि परवेज़ खटक से भी बात की, सबसे बात की। परवेज़ खटक से बात करने का मतलब ये गालबन परवेज़ खटक का इसरार था कि इसमें ना जाया जाए, गालबन यही लगता है। उसको एक फरीक बनाया, उसने कहा मुझे आप बनवा दिया, आपने खड़ा कर दिया, मैं आ गया, और उन्होंने एक जज्बाती फैसला किया। हालांकि मेरे ख्याल में ये फैसला जो दूसरा है कि ना जाने का पार्लियामेंट में, ये कोई अच्छा फैसला नहीं गिना जाएगा। ये किसी ने, ठीक लोगों ने कहा कि कुछ जाती दावत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर ने दी हुई जिस पे आप ही शरीक हो रहे। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी दावत दी होती तो ये पार्लियामेंट का सवाल था, इलेक्टेड पार्लियामेंट का सवाल था। और ये भी जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 18 तक बाइकाट जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आ जाए, तो उन्होंने कहा अगर आपके खिलाफ आ गया, उन्होंने कहा जी फिर क्या कर सकते हैं, कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम पार्लियामेंट में जाएंगे। तो भाई आप ये भी कह सकते थे कि हमने बाइकाट किया हुआ है, असूली बाइकाट है हमारा, और हम बाइकाट जारी रखेंगे, लेकिन सिर्फ इस लम्हे के लिए जो हमें मोहब्बत है तुर्की से और तुर्की के सदर का एहतराम करते हुए हम पार्लियामेंट में सेशन में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं उस वक्त के लिए कि ये कोई गलत तासुर हमारे मेहमान को ना पहुंचे। आप ये राह भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन लोगों की तवक्कुआत के खिलाफ अगेन एक सरप्राइज मिला है लोगों को, और यही कहा जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल फिर फायरिंग की है इंडिया ने, और फिर उन्होंने जवाब दिया। नवाज शरीफ ने एक बात कही है कि भाई हमारी सुकून को या हमारी तहम्मुल को आप हमारी कमज़ोरी ना समझे, और प्रॉपर आपको जवाब भी दिया जाएगा। और जब भी हुआ है हमला उन्होंने किया है, हमने उसको रिटेलिएट किया है, जवाब दिया है। ये नहीं हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल की हमने वायलेशन की हो और इंडिया ने रिएक्ट किया हो। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के बावजूद हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो है जनरल रहील, वो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में गए। वो बहुत सी कोर्स में जा रहे हैं, जेल में थे, वहाँ उन्होंने नमाज जनाजा उनकी वहाँ पढ़ी गई, जो कल वहाँ 7 शहीद हुए थे। लाहौर में भी शायद आ रहे हैं, कराची भी गए। इसको लोग कहते हैं कि नए चीफ का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि पुराने चीफ को अपने पूरे इलाकों में जाना होता है ताकि वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, जनरल रहील शरीफ इस तरह की कोई तासुर देने के कोई कायल नहीं है लगता है। उन्होंने चूंकि ऐलान भी नहीं हुआ, वो हर गैरिजन में जा रहे हैं, और एक तरह की ये वो फंक्शनल वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, एक तरह का शो ये कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये ISPR ये शो नहीं कर रहा कि अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। आखिरी वक्त तक वो शो ना हुकूमत कर रही है, ना ये कर रहे हैं, ना हुकूमत कर रही है कि हमने नया चीफ फलाना मुकर्रर कर दिया, ना ये कर रहे हैं कि जैसे रहील शरीफ जा ही नहीं रहे। लेकिन ये मुलाकातों का जो मजाज है वो बताता है कि ये अलविदाई मुलाकातें उनके लिहाज से हैं, और इस लिहाज से भी हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जाने से पहला कार्गो का एक जहाज चल पड़े वहां से, वो उन्होंने चला दिया है। उनका जो मुझे अलविदाई मुलाकातों का तासुर मिला है वो ये है, कल उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। तो मैदान जंग में अहलिया तो नहीं जाया करती ना जी, तो वो उनके साथ थी। तो जिस तरह मतलब यह था कि वो इस अपने ऑपरेशन को अपने जो अख्ताम पर पहुंच रहा है उसको वाइंड अप करके और अपने दौर को भी यादगार बना के एक तरह की अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। और इसके बारे में अब फिर वही है कि जो हमारी CPAC का मनसूबा है वो ख़ास तौर पर उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी गिनी जाएगी, गिनी है भी। यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा इसमें काम किया। फ़ौज ने इस अरसे में बहुत सी सड़कें फ़ौज ने बनाई है, जो फ़ौज के कंस्ट्रक्शन के इदारे थे उन्होंने बनाई है। कमर्शियल बुनियादों पर बनाई है, वो कमर्शियल बुनियादों पर काम करते हैं। NWO जितने भी इदारे हैं वो इसी बुनियाद पर काम करते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने ये काम किया है। चीनी जो इंजीनियर वगैरह आते हैं वो चीनी पीपल्स आर्मी होती है जो काम करती है, जिस पर अमेरिका चीखता था, दूसरे मुल्क चीखते थे कि हमारे शुमाली इलाकों में चीनी फ़ौज मौजूद है, 7,000 सिपाही मौजूद हैं और ज़ेर ज़मीन टनल्स बना रहे हैं। यानी कि मोर्चे नहीं थे, वो बना रहे थे, वो जो टनल्स बन रही थी
वो टनल बना रहे थे असला डंप करने के लिए, भाई गाड़ियां चलाने के लिए। वहां से वो ट्रक चला करेंगे और तजारत के काफिले यहाँ चलते हुए दुनिया में पहुंचा करेंगे। तो बहरहाल उनकी ये मुलाकातें भी हो रही हैं और उसका कुछ तासरात लोगों को अच्छा, आज बल्दियाती इलेक्शन जो पंजाब में थे उसकी मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन भी थे जी, जो मखसूस होती हैं ख्वातीन की होती हैं, कुछ और दूसरे होती हैं, वो ज़्यादातर इलाकों में मुस्लिम लीग ने जीत ली है और तवक्को थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब पंजाब के ज़्यादा इलेक्शन मुस्लिम लीग ने जीते हुए हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीते थे और सिंध में तो खैर अभी उन्होंने हुकूमतें बना दी हैं, ये लैतोलाल क्यों 4 साल करती नहीं हुकूमतें पंजाब और सिंध की, 3 साल 4 साल के, जब उन्हें पता था कि बल्दियाती इंतखाबात में वही जीतेंगे और उन्हीं के लोग आएंगे, क्यों लैतोलाल करती नहीं? अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहती, यानी कि इसलिए तो नहीं, उन्हें शिकस्त का डर था, इसलिए कि वो इस सिस्टम के तहत सारे इख्तियार सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि वजीर आला अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वहां के भी यहाँ के भी। अच्छा, बलूचिस्तान में फौरन बना दी, वो ट्राइबल सिस्टम है, उन्होंने कहा अपना ट्राइबल सिस्टम में जब अपने अपने इलाकों को सरदारों को आप इजाजत नहीं देते तो वो आपके काबू में नहीं रहते, इतनी मरकज नहीं जिस तरह काबल में है। फ्रंटियर में भी यही सूरत हाल थी, वहां भी उन्होंने कर दी। आप पंजाब और सिंध में क्यों नहीं कर पा रहे थे? अभी तक पंजाब में हुकूमतें बनी नहीं। कह रहे हैं कि जी पंजाब लाहौर का मेयर इलेक्ट जो होगा वो एक तरह से ख्वाजा शान होंगे, लेकिन भाई उनको इलेक्ट करो ना यार, 4 साल 5 साल से लाजमी है कि सेक्रेटरिएट ये काम चलाता रहे, LDA चलाता रहे, ये शहर को चलाते रहे, और चलाने में जो खराबियां पैदा होती है उसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के बाद सूबाई हुकूमत में पड़ती है। तो आपके कारनामे खुद खराब होते हैं और खुद उसको खराबियां पैदा होती हैं। एक अच्छा काम इन्होंने किया है कि मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज भी जारी कर दी हैं। कभी कभी मरीज होता है देहात वगैरह के इलाकों में जिस पे अगर मोटर बाइक पे आप बिठाकर सहारा देकर करके आप उनको लाना चाहें तो ले सकते हैं, यानी मरीज को अस्पताल पहुंचाना इंपॉर्टेंट होता है, उस वक्त उसको खास केयर देना लाजमी होता है। अच्छी बात है, यहाँ आप एयर एम्बुलेंसेज बना रहे हैं, वहाँ मोटर बाइक एम्बुलेंसेज बनाए तो ये अच्छी बात है, कम से कम इसका हल्का असर ज़्यादा दूर तक फैलेगा और कम खर्च में आप बहुत से काम कर सकेंगे जी। एक खबर और भी है कि तुर्की सदर के आने के साथ उनके फतहुल्लाह गुलन की तमाम अदारों से तंजीमों से बहुत तरक्की है। उन्होंने कहा कि पाक तरफ स्कूल है, इसमें जो तुर्क अमला है उनको वापस भेजा जाए, ये फतहुल्लाह गुलन का है, तो हमने शायद उनके वीज़े मनसूख कर दिए, उनका कहा 20 नवंबर तक वहाँ चले जाए। ये बात अपनी पूरी मोहब्बत के बावजूद तैयब बर्तमान से हम जैसे लोगों को है, ये बात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और मुनासिब नहीं महसूस नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है कि वो हुकूमत इतनी ज़ोर दे रही है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अब कुछ चारा नहीं रहा था जी। और बाकी कल जी यहाँ जो इंडिया में करेंसी डिवैल्यू हुई उसके बारे में छोटी सी खबर ये है कि 97 ईयर ओल्ड मदर मोदी की, वो भी व्हील चेयर पे बैठकर और नोटों को बेचारी बदलवाने गई, और यार कोई इसका ही बंदोबस्त कर देते, तुम अपनी माँ के लिए कर देते। 97 ईयर की उम्र है उसकी और 9 नोट थे उसके पास 500 रुपए के, 4,500 में कुल थे जो बदलाने गई। और ये कि जी सबको बराबर ट्रीट करते हैं, ट्रीट करते हो बराबर ठीक है, तो इस काम के लिए साथ जाते व्हील चेयर पकड़ के आप भी वजीर आजम हुए तो क्या हुआ, अगर आप किसी को नहीं आप डिप्यूट कर सकते तो ये काम तो कर सकते थे आप। बहरहाल ये बड़ी खबर है आज की, वक्फा लेते हैं जी। नाज़रीन फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब जी, आज बहुत सारे आर्टिकल ऐसे ही हैं जो मेरे पास जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रंप के जीतने से है। मैक्सिको वाले क्या सोच रहे हैं, रूस क्या सोच रहा है, यूरोप क्या करे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसके बारे में जमहूरियत का क्या बनेगा, ये सारे सवालत उठते हैं। छोटे छोटे और भी बहुत से सवालत हैं जो इसके हिसाब से हमारे सामने आते हैं। लेकिन सबसे पहले नोम चॉम्स्की का एक इंटरव्यू है जो आया है, उसका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह भी इस बार भी डेमोक्रेट्स ने वोट्स तो पॉपुलर बहुत लिए लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सके और इलेक्शन में वो हार गए। और असल बात क्या है कि लोगों को मगरब की ये जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी है इस पर बहुत गुस्सा है और लोग इससे न्यू लिबरल की जो पॉलिसियाँ रही हैं उसको पसंद नहीं करते और उसको डिसलाइक करते हैं जी। उन्होंने कहा कि मर्द मजदूरों की तनख्वाह
वही की वही है जो 1960 में थी, उसी लेवल पर है। और इस तरह जो एक लोगों की मेयार जिंदगी बुलंद होना चाहिए था, वो कहते हैं हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। इसने वादा किया मैं कारखाने लाऊंगा, लोगों को तनख्वाह मिलेंगी, ये कर रहे हैं, तो उसका हुआ था। लेकिन एक चीज और भी है इसके अलावा, यानी कि जो तफावत जिसे पैसे के बुनियाद पर कहा जाता है, तबकाती तकसीम कह ले या तबकाती तकसीम बड़ी हुई है वो उसको कह ले, लेकिन वो कहता है कि एक रेशियल भी होती है, यानी कि क्लास डिस्टिंक्शन भी होती है, रेशियल डिस्टिंक्शन। पोस्ट मॉडर्निस्ट वालों ने ये कहा कि रेस भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ भी उन्होंने कहा सफायत फाम जो अक्सरियत है वो अब उनको उनकी वर्क फोर्स को शिकायत है कि हमारी वर्क फोर्स कम हो रही है। यानी सफेद फार्मों में जो काम करने वाले लोग थे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है और उनको अपनी बर्तरी का एहसास है, सफेद कल्चर की बर्तरी का एहसास है। ये जो फाशिस्ट टेंडेंसीज होती हैं और वर्क फोर्स जो है वो आबादी की निस्बत से आबादी भी कम हो रही है, उनके सफेद फार्मों की आबादी भी कम हो रही है और उनके जो वर्क फोर्स है वो भी कम हो रही है। यानी जो काम करने वाला मजदूर मेहनत का तबका था उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम हो रही हैं। तो वो बहुत तंग थे और 40% अमरीकियों की ये राय है कि हज़रत ईसा आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी तस्वुर है कि ये जो सारी जो आपने खड़ा रखा है, अच्छा बाइबल बेल्ट में ये बहुत इसको मसीहा कहा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस लिहाज से अगर कहा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट नाकाम भी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों की यानी कि बदगुमानी भी की है। खास तौर पर एक चीज जो उन्होंने कही है कि लोगों में गुस्सा और डर है और जिसके नतीजे में एक उनको खतरा ये है, नए टैक्स नहीं ला रहे, अमीर गरीब का फर्क पड़ रहा है। माहिर इमरानियत कहते हैं कि एक तरह की फ्रेंडली फाशिज्म अमर्ज कर रही है। ये टर्म मैंने पहली बार सुनी, फ्रेंडली फाशिज्म। हमारे यहाँ फ्रेंडली अपोजिशन भी होती है ना, हम कहते हैं ये फासिस्ट है। मैं तो कहता रहता था न्यू कॉन्स के बारे में कि फासिस्ट है, इसके बारे में ट्रंप के बारे में कंपेयर इसको हिटलर मेसोलिनी और इवन मोदी के साथ किया जाता था। उन्होंने कहा ये फ्रेंडली फासिज्म है, यानी कि बड़ी हमारे यहाँ फ्रेंडली अपोजिशन की रस्म आती है, फ्रेंडली फासिज्म कहा गया। ये खास तौर पर उन्होंने कहा रूस क्या करेगा, मैक्सिको क्या करेगा, इससे पॉलिसी मुतय्यन होगी, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैक्सिको के साथ क्या दीवार खड़ी कर देगा, वो एक आर्टिकल है, वो बाकायदा कहते हैं कि मैक्सिको में बहुत थिंकिंग और तरह पाई जाती है। रूस के साथ प्यूटन के साथ दोस्ती कर लेगा, क्या करेगा। बस उसमें फिर जो आर्टिकल इस हवाले से आते हैं तो उसमें एक ये है कि ये प्यूटन के हवाले से ये है कि रूस जो है वो इस बात पर परेशान है, रशियाज अनईज विद ट्रंप विक्ट्रीज। उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा था कि मशहूर हो गया था कि शायद प्यूटन पैसे भी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कहना लेकिन अब वो परेशान है कि करेंगे क्या, ये पॉलिसियां क्या बनाता है, दोस्ती करता है कि नहीं करता। और क्या कि फॉरेन उनके जो करने वाले हैं वो परेशान और कंफ्यूज हैं। यानी कि खुद ट्रंप आएगा तो रूस के साथ क्या ताल्लुकात पैदा हो गए। पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट में क्या कोई बुलंद आहंग बातें करने वाला, रोटैरिक बयान करने वाला शख्स आ जाता है या कौन आता है, ये वो देख रहे हैं। ट्रंप खुद जो है वो ऐसी बातें करता रहे, अंदरूनी महाज पर मसरूफ हो जाएगा, अंदरूनी महाज पर उसका इकोनॉमी का महाज है। तो फॉरेन अफेयर्स जिन लोगों के पास जाएंगे क्या वो अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे रूस के साथ, या कैसा करेंगे। रूस में ये भी तासुर है कि ये बिल्कुल रेगन सा स्टाइल है इसका, और रेगन के स्टाइल में एक कोल्ड वार खत्म हुई थी, एक तरह से रूस का खात्मा हो गया था और उसका आगाज हो गया था। तो ये सारी चीजें, ये अपनी आइसोलेशन से निकलेगा तो क्या अग्रेसिव होगा या क्या होगा। कॉलोनाइजेशन जो हुई है, सारी चीजें जो ग्लोबलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, ऐसे सारे सवाल उठ रहे हैं और रूस वाले शोर नहीं है। वो कहते हैं जिस तरह जर्मनी की दुश्मनी ने बरतानिया को रूस के करीब कर दिया था, तो अब क्या अमेरिका को इस तरह करीब आएगा या दूर आएगा। मैक्सो वाले जो है वो इस बात में परेशान है। इनके लिए ये आर्टिकल एक रशियन का है, थिंक टैंक का बंदा है, उसका आर्टिकल है। वो जो मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिको वाले, हाँ, मैक्सिको अवेट्स ट्रम्प्स हाउ ही बिहेव्स, लोहान ग्रिल का आर्टिकल है। वो कहते हैं जी क्या वो दीवार खड़ी कर देगा सचमुच, क्या जो तजारती माहदे मैक्सिको और उसके दरमियान है वो खत्म हो जाएंगे। अगर ये हो जाएंगे तो ऐसे बहुत नाकामी, और ट्रंप की कामयाबी मैक्सिको के लिए क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी कैसे डिटरमिन करेगा उसको देखना पड़ेगा। और क्या अगर ऐसे है कि
कारों पर 35% का टैरिफ लगा दूंगा मैं, जो मैक्सिको से आएगी, तो उनकी सारी सनत बैठ जाएगी। तो वो बहुत एक तरह का इसको देख रहे हैं कि ये क्या करेगा। और मैक्सिको परेशान, रूस इस बात से परेशान कि यार कहीं एक जगह लिखा फ्रेनेमी, रूस के लिए फ्रेनेमी का मतलब है अंग्रेजी वाले करते हैं वैसे लंच को ब्रंच भी कर देते हैं, लंच प्लस ब्रेकफास्ट, तो वो फ्रेनेमी का मतलब है कि एक ऐसा दोस्त जो दुश्मन है। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी सूरत पैदा होती है अब यूरोप वाले वो इस बात से परेशान है कि भाई ये यूरोप के कहता है नेटो नहीं चलेगी, नेटो के वाले अपने पांव पे खड़े हों तो यूरोप का क्या तासुर होगा, क्या मर्कल जो है वो एक नए लीडर के तौर पर उभरेगी जी। एंड्रयू डोलमन का आर्टिकल है जी, ये कैसे नेटो के बारे में तो उसकी राय बड़ी मनफी है, तो कैसे ये होगा। और खासतौर पर अब जर्मनी और फ्रांस के इंतखाबात होने वाले, 4 चीजें गिनवाई हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। क्या वो ट्रंप का रिएक्शन वहां भी हो सकता है, ब्रेक्सिट का रिएक्शन वहां भी हो सकता है। वही एटीट्यूड तो नहीं पैदा होता है कि छोड़ो इन सबको, अगर वहां भी हो गया तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा। और कहीं स्कॉटलैंड में दोबारा कहीं रेफरेंडम हो गया तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, वो भी। और तुर्की वो जो है अपना असर दिखा रहा है, उसके क्या असरात पैदा होंगे, और ट्रंप करना क्या चाहता है। ये 4 चीजें हैं जो फ्यूचर यूरोप के साथ ताल्लुकात को डिटरमिन करेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूयॉर्क रिकग्नाइजेशन का आर्टिकल रशियाज बेस्ट फ्रेनेमी जो मैंने जिक्र किया है वो भी ये आर्टिकल है। तो रूस का, यूरोप का और खुद मैक्सिको का, ये 3 इलाकों के बारे में आज 7-8 आर्टिकल हैं जो इसी बात पर डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी फर्स्ट। ये डेविड लियोनहार्ड, लियोन LEON लियोनहार्ड HARDT, ये कहता है जी कि ये अब एक तो पैशनेट डिबेट है जो शुरू हो सकती है आइडियोलॉजिकल, लेकिन फिर ये भी है कि बहुत से लोग जो है जमहूरी इक़्तिदार के लिए अमेरिका में इकट्ठे हों, जमहूरी इक़्तिदार को डिफेंड करने के लिए। एक तो आप नजरियाती बहस करते रहें, उन्हें कहा जमहूरी इक़्तिदार खतरे में है। इस वक्त वो लोग इलेक्शन जीते हैं जो उन तमाम कदरों के खिलाफ है फॉर विच अमेरिका स्टूड, और जिसका मतलब एक डेमोक्रेटिक राइट्स भी होते हैं। सबसे बड़ा मसला उन्होंने कहा जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है और इस पर इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने जो चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ स्ट्रेटजी मुकर्रर किया है उससे अंदाज़ा होता है कि ये किस किस्म का स्टाफ ला रहा है। तो पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट जिस तरह के लोग लाएगा उससे मदद चलेगा कि अमेरिका क्या करेगा। अगर इसकी फौज बाहर से निकलती है तो ये ज़्यादा हॉकिश भी हो जाती है। आप आइसोलेशन स्टोर है कि अमेरिका को डिफेंड करो, लेकिन जहां आपको आप ज़्यादा डंडे के साथ लड़ाई करते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में दुनिया भर में लोग जो है परेशान हैं। अब मुल्क की तरफ आते हैं। मुल्क में हमारे फिजल अनैस साहब बड़े तेज चलेगा और साफ मरेगा। उन्हें मौका मिला है इमरान खान की इस पूरी सूरत हाल पर, और जो पैदा हुई है वो आजकल बड़े उन्होंने कहा कि ये अच्छा बात कही है कि नून लीग का मैदान सियासत में अकेले दंदनाना भी जो है ये नून लीग के भी खतरा हो सकती है। यानी कि अच्छी बात नहीं है कि आपकी सियासत में हरीफ कोई ना रहे। और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के तकाजे पूरे करने, उन्होंने कहा आपके पास मुकदमा ही कोई नहीं था, आपका बाईकाट मज़का खेज है जो आपने किया पार्लियामेंट का। फिर उसके बाद ये जो आया तो इनका ख्याल था, इनको ख्वाहिश थी जब लिख रहे थे तो फैसला नहीं आया तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ फैसला करेगी, यू टर्न लेने के मास्टर हैं कि वापस पार्लियामेंट में चले जाए। तो लेकिन ये फैसला उनका गलत निकला। और फिर ये कि मियाँ वाली में खुद इमरान की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के क्या तासुरात हुआ करते हैं बहुत से मामला पर। और पिलडैट की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पार्लियामेंट में नहीं गए उसमें वर्स्ट रिकॉर्ड जो है इमरान खान का है, पार्लियामेंट जाता ही नहीं। आप वज़ीर को तो कहते हैं आप भी पार्लियामेंट में नहीं जाते। इमरान जो है ना ये अकेला शो दिखाने का बादशाह, जहां इसकी बात सुनी जाए, शहजादों की तरह इसकी बात सुनी जाए और इसकी बात पर गौर किया जाए, लेकिन इंटरेक्ट किया जाए ज़रा मुश्किल होता है। सोलो फ्लाइट तो उसको कहते हैं कुछ लोग, लेकिन इस बात को लेकिन और कहा जहांगीर तरीन और यही बता देते हलीम खान कि ये जो ठीक नहीं चलेगा। फिर कहने लगा कि वो कैसे बताते हैं, वही तो रुके लाया करते और पहुँचाया करते। तो अब यही कहा जा सकता है कि बाकी अकरम शेख के लाने वगैरह पे दूसरी बातों पे इन्होंने अपने तरीके से बात की है। खुर्शीद नदीम ने आज एक इशू पे गुफ्तगू की है जो डिफरेंट है, अक्सरियत की आमरीत। अक्सरियत की आमरीत में यहाँ औरिया ने लिखी है कि जमहूरियत जो है अक्सरियत की आमरीत हुआ करता है। उन्होंने कहा ये आप गलत समझते हैं, जमहूरियत की ये तारीफ नहीं है। और एक लिहाज से औरिया भी ठीक कहता है और ये भी ठीक कहता है। जब कोई फैसले मसला अगर ट्रंप के जरिए से दुनिया में पॉलिसी चलनी है, मोदी के जरिए चलनी है,
तो अक्सरियत की पॉलिसियां डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन जमहूरियत तो इस कल्चर का नाम होता है जब अक्सरियत आप हुकूमत में आने के बावजूद भी सबके हाकिम बने और सबकी कदरों को साथ लेके चले। और उनका कहना कि पार्लियामेंट होती है, 12 राजदही पर इंतखाब होता है, फिर एक आइन होता है जिसे माहिदा इमरानी भी कहते हैं हम लोग, और जिसे हम ये भी कहते हैं कि जनरल विल लोगों की गोया ये है जो आइन के जरिए शो होती है, तो उसके मुताबिक चलते हैं। ये असूली बहसें हैं ये भी। और जमहूरियत कामयाबी यही होती है कि सबके लेके वो चाहते, अकलियतों के हकूक़ की अलमदार भी हुआ करती है, इंसानी हकूक़ की बात भी होती है, वगैरह वगैरह। अब ट्रंप के 80% हामी ये कहते हैं कि जो ये डेमोक्रेट की हुकूमत थी ये अकलियतों की ज्यादा हामी है। यानी वहां प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनको प्रॉब्लम ये पैदा हो गया है कि अक्सरियत समझती है कि उसके हकूक को, तब ये न्यू लिबरल आ गए, ये आगे हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। वाइट मैन की ऐसी हो गई। और आप मैक्सिकन को पूछ रहे हैं, आप कालों को पूछ रहे हैं, आप एशियन को पूछ रहे हैं, आप मुसलमानों को पूछ रहे हैं, ये मिलाकर भी सारे 16, 9, 30% नहीं बनते होंगे। आप उनको अहमियत दे रहे हैं, हम ही आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन हुकूमत का असल मकसद इंसानी हकूक का एहतराम और अमन का क़याम है, और इसके लिए बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती। और ये जो आपकी बहस है कि एक 100 आदमियों का कातिल जो है एक कोई शख्स था जब पास, और एक परहेजगार आदमी बराबर हुआ करता है, बंदों को गिना करता है, ये कोई इतराज़ दुरुस्त नहीं है। इसको इस मानों में नहीं लेना चाहिए, न इस मामलों में देखना चाहिए। आज एक यासर पीरज़ादा ने भी एक डिफरेंट लिखा है, मुकद्दर क्या चीज़ है। ये जो इसकी बीवी है ट्रंप की, कहाँ पैदा हुई, मॉडलिंग में गई, पेरिस में आई, टाइटल पे छपती, अमेरिका आई इसी ख्वाहिश के लिए। और मॉडल से अगर खुद पूछा जाता है कि तू मतलब हाईएस्ट लेवल पे क्या बनना चाहेगी, तो उसके ख्वाबो ख्याल भी नहीं था कि अमरीकी सदर मैं खातून अव्वल बन सकती हूँ, तो वो खातून अव्वल बन गई। खुद ट्रंप के बारे में आया कि कारोबार किस तरह करता करता ये कैसे पहुंचा। तो मुकद्दर ही बड़ी चीज़ हुआ करता है, कोई लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, उसमें कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। और ना हारून रशीद का आर्टिकल डिफरेंट है जी आज, लेकिन वो अगर मैं उसको बयान करूँगा तो उसमें बड़े कुछ फ़िक्रे तो ऐसी हैं जिसका मैं यह भी है ना कि मशहूर कहावत है कि स्याह चश्म जैसे सरमा फरोशों के पास से गुजर जाते हैं, कि यानी जिन की आंखें काली होती हैं, वो मशरक में काली आंखों का जो हुस्न बयान किया जाता है वो सुरमा बेचने वालों के पास नहीं रुकती। वो कहते हैं कि ठीक है, ये सुरमा तो उनके लिए है जिनकी आंखें काली नहीं है, और काली आंखों का हुस्न यहाँ और वहाँ ब्लॉन्ड के माने हैं, यहाँ काली आंखों का एक हुस्न है। कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये तो फिक्रा वैसे मुझे सामने नज़र आ गया और मैंने बयान कर दिया। नसर की उन्होंने कहा कि आज़ाद मुख्तार, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुख्तार मसूद, रशीद सिद्दीकी की नसर की तारीफ की। खुशी मुझे हुई कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनने की बात की है, लेकिन मैं जिनकी तारीफ की है उनकी नसर के हवाले से भी बात अर्ज करूँ कि नसर एक किसी का कौल नकल किया है कि बोलचाल की ज़बान और होती है और लिखने की ज़बान और होती है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि लिखने की ज़बान भी अगर रोमांटिक हो जाए या खतीबाना हो जाए और बोलचाल की ज़बान से ज़्यादा दूर हो जाए तो वो भी ठीक ज़बान नहीं होती, वो भी मसनूई ज़बान होती है। मुख्तार मसूद की ज़बान में बारे में ज़ाहिर हुसैन ने लिखा था कुछ ज़्यादा ही बारीक पीस दिया है, तो ज़्यादा बारीक पीसने वाले भी एक मसनूईपन का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल ये तो एक और बहस है जिसको इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। इजाज़त देते हैं इस वक्फे पे, अगले आदत। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी हैं। हैंडेड ओवर टू यू मीर साहब। जी मीर साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का करम। क्या हाल चाल है जी? हाल चाल है जी। पनामा लीज की रौनक लग गई बहुत ज्यादा, अब तो कोर्ट में आ गया मसला। क्या आप क्या कल की कार्रवाई पे क्या एनालिसिस आपका? यानी कि एक तरफ तो उन्होंने वो सारे जो पीटीआई ने पेश किए उसको अलफ लैला की कहानियां और इनरेलेवेंट बातें और अखबारों के तराशे पकौड़े बेचने वाली चीजें वगैरह साबित किया है, नमाज दी है, साबित तो नहीं किया। और दूसरी तरफ ये सूरत हाल, अब तो कानून के तालिब इल्म भी हैं, बल्कि कानूनदान है, तालिब इल्म क्या हुआ। और दूसरी तरफ ये बात नहीं आ गई, तो पूरी सूरत हाल क्या बनती दिखाई देती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, मैं गुजारिश ये है कि कम से कम अभी इसको अगर दो तरह से देखा जाए, अगर
पहले देखते हैं कि पिटिशनर यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। मैं बहसीयत कानून के तालिब इल्म के मैं समझता था कि जितने अच्छे वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और बड़े अच्छे जो बिजनेसमैन है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जाहिद तरीन साहब है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जैसे असद उमर साहब है, बड़े पढ़े लिखे और लायक लोग हैं। तो मैं समझता था कि एक बेहतर ऐसा मवाद दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कम से कम जिसके ऊपर बहस होगी, जो एक किस्म से एक तरीके से नवाज शरीफ साहब की फैमिली को भी एटलीस्ट उससे ये झटका जरूर लगेगा कि उनको डिफेंड करना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं हैरान रह गया जब परसों नईम बुखारी साहब के तवज्जुह से ये मटेरियल जमा कराया गया जिसके 3 वॉल्यूम्स थे गालिबन। अब कल मुझे ज्यादा ताज्जुब इस बात पे हुआ कि जब हामिद खान साहब वहाँ मौजूद थे और उनसे अदालत में मौजूद जज साहबान ने कहा कि ये जो 2 वॉल्यूम है ये तो जैसे आपने फरमाया ये अलिफ लैला की कहानी, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया जी इनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर रहे। जब आप रिलाई नहीं कर रहे तो कोर्ट में जमा कराने का मकसद क्या है? और वैसे भी ठीक है, एक जमाने में हमारे मुल्क में आप मुझसे बेहतर समझते हैं अदालतों की तारीख ये रही है कि अखबारी तराशों के ऊपर भी फैसले दिए गए और उनको रिप्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। तो एक तो ये बड़ी हैरत की बात थी। दूसरी बात ये थी मीर साहब के जो इल्जामात जो बातें कही जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला शुरू होने से पहले, न उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मुकम्मल शवाहिद दिए हैं। वो कहते हैं जी एक वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा शवाहिद है लेकिन अभी उसके ऊपर बहस होनी है, देखना है कि जज साहब उसे कैसे लेते हैं। दूसरी तरफ अगर मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से ये देखा जाए, खास तौर पर उनके बच्चों के हवाले से देखा जाए तो बहुत सी चीजें उन्होंने अभी तक अपने पास रखी हुई थी जो कि हम अगर आप कोई उम्मीद करता या कोई इसको लॉजिकली डिकंस्ट्रक्ट करता तो ये सोच सकता था कि ये शवायद इस तरह की कोई ना कोई चीज आएगी सुप्रीम कोर्ट। मैं तो शायद ऑन एयर कह भी चुका हूं कि इस तरह की चीजें आ सकती हैं। जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं, ऐसे गज की बुनियाद पर कह लीजिएगा। मतलब वो ये कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि अगर उन्होंने अपने केस को मौसर तरीके से डिफेंड करना है तो फिर वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इस तरह का मटेरियल लाएंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो चुके हैं, क्या ये जो कतर की फैमिली का अल्फानी फैमिली की तरफ से एक लेटर आया है, ठीक है ये वेरीफाइड है, सब वेरीफाइबल होगा, लेकिन क्या इसकी इतनी वेरिफिकेशन होगी कि कोर्ट कह सकते हैं उन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आप आइए जरा बताइए, इसको क्लियर कीजिए इसमें जो आपने लिखा है उसका क्या मकसद है और किस स्टेज पर क्या पैसा गया, क्या अरेंजमेंट था। वो अरेंजमेंट भी आप उसमें देखे तो वो उसके जो अल्फाज है उनमें लिखा गया है कि वो जो साहब है वो कह रहे हैं कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड, यानी कि जो मेरी कैलकुलेशन या थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है कि उनको भी उनके बड़ों ने बताया कि हाँ भाई फलानी फैमिली का हमारे साथ अरेंजमेंट था और जिसके नतीजे में ये प्रॉपर्टीज जो थी लंदन के अंदर ये वो इस्तेमाल करते थे, पहले रेंट भी देते थे, सर्विस चार्ज भी देते थे, बाद में उनके उन्होंने यहाँ शहजादे ने कहा होगा कि मेरे स्टाफ ने मुझे आगाह किया, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी ऐन मुमकिन है ये भी हो, लेकिन क्या उसकी गहराई मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये बेंच ही कुछ डिसाइड करेगा, ऑनरेबल बेंच, या वो अब एक बाकायदा तौर पर कमीशन बनाएंगे? क्योंकि जब कमीशन बनेगा और इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक होगी या कोई वहां से किसी को बुलाना पड़ेगा तो वो तो मीर साहब आप भी जानते हैं वो कोई एक दिन का काम तो है नहीं, और वहां के शहजादे आया नहीं करते अदालतों में। एग्जैक्टली वो क्या ऑब्लाइज्ड है पाकिस्तान आने के लिए? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, कह दिया अपनी मिनिस्ट्री से या कहीं से उसको उसकी स्टैंपिंग होगी और हो गया जी कि ठीक है ये बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा क्या वो ऑब्लाइज्ड है पाकिस्तान आने में या पाकिस्तान में आकर अदालत से बयान देने से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान यही चाह रहे हैं कि इसको किसी न किसी तरह डॉक्यूमेंट उतने आए जिससे पता चल जाए कि क्या इसमें कोई जिसे कहा जा सकता है कानूनी जबान में कि लूप होल है कहीं पे, तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर जो ये मटेरियल अब आ गया है 700 सफा एक जगह से 400 एक जगह से, तो इसके लिए तो मतलब कम से कम मुझे बादी नजर में ये नजर आता है कि शायद मुश्किल होगा जज साहिबान के लिए बगैर कमीशन के सारे मामले को सुलझाना। अच्छा, आप फॉलो करते रहे, कल मैं भी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि नवाज शरीफ ने जो अब बयान दिया तो उसमें ये कहा था कि जद्दा की फैक्ट्री बेचकर हमने फ्लैट खरीदे। अब इसको बहुत उछाला जा रहा है।
मैंने उसको सारा ट्रैक आउट नहीं किया, देखा नहीं मैंने कि वो पूरा बयान किया था। क्या आपको क्या लग रहा है कोई इसमें कोई देखिए, गुजारिश ये है मीर साहब के जो टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यूज मुख्तलिफ इनके फैमिलीज की तरफ से आए हैं, उनमें मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ तरीके से कहा गया है, तो उनमें कॉन्ट्रडिक्शन का जो आंसर है वो जाहिर होता है कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट्स। लेकिन याद रखिए, अहमियत होगी प्राइम मिनिस्टर ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहा है उसकी, और जो फिर एफिडेविट्स या कोइंसाइड स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराई गई है। टेलीविजन के ऊपर दिए गए इंटरव्यू या उसकी इतनी अहमियत शायद नहीं होगी अदालत के नजदीक। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस वो बहुत अहम है। अब उसमें अगर मैं कल से बड़ा उसका ट्रांसक्रिप्ट सारा उस तकरीर का पढ़ रहा था, तो उसमें जो बात सामने आ रही थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जब नेशनलाइज हुआ, दो चीजें सामने आ रही कि जी एक पहली मिल लगी जो कि दुबई में लगी, वो 1970 की दहाई में लगी और 80 में बिकी, वो थी गल्फ स्टील। और उसकी जो सामने प्रोसीड्स आई उसके बिकने के बाद वो तकरीबन 7 या 9 मिलियन डॉलर थी उस वक्त में 1980 में। फिर अब उसमें एक बड़ा गैप है, वो नहीं बताया गया। शायद सुप्रीम कोर्ट पूछे कि नहीं वहां से जो प्रोसीड्स आई वो कहाँ खर्च हुई या वो किस बिजनेस में इन्वेस्ट हुई। हो सकता है इस अलसानी फैमिली के पास इन्वेस्ट हुई हो या कहीं और हुई हो। फिर एक दुबई में जो मिल लगती है स्टील मिल, वो शायद 1999 के बाद लगी, क्योंकि वो भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि उसमें वो किस तरीके से लगी। उनके बेटे ये फरमाते हैं कि जी वो सऊदी बैंक्स, उन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया, अहमद मीर साहब को दिया, उन्होंने कहा कि सऊदी बैंक्स और कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मदद से, ये उनके अल्फाज हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ जिन्होंने टीवी पे कहा, सऊदी बैंक्स और कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मदद से हमने एक मिल लगाई सऊदीया के अंदर। वो मिल वो बताते हैं कि 2005 में बिकी और फिर उसी की प्रोसीड से हमने लंदन के फ्लैट खरीदे। मियां नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमने जद्दा और जो मिल थी दुबई के अंदर वो बेची और उन प्रोसीड से हमने लंदन के फ्लैट्स खरीदे। तो लिहाजा थोड़ा सा इसको अगर उन्होंने इस चेन को बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अगर जज साहिबान चाहते हैं कि वो इस पूरी चेन को एस्टैब्लिश करवाएं। या तो वो बड़ा सीधा साधा सवाल कर सकते हैं कि बताइए इससे वजीर आजम कहाँ पर उनकी कहाँ पर लफ्जिश आ रही है या उनकी तरफ से कोई बदउनवानी वो कहाँ पर आ रही है, वो एस्टैब्लिश करे। क्या वो एस्टैब्लिश करने का जिम्मेदारी, ये भी बड़ा सवाल है अभी तक, एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है यानी पिटिशनर के ऊपर, या खुद को साफ रखने की या खुद अपनी इनोसेंस प्रूव करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और उनके खानदान के ऊपर है। ये भी अभी डिटरमिन हो। ठीक। अच्छा, सबसे पहली बात तो थी कि फ्लैट्स के बारे में था कि 52-54 में रहते रहे, वो तो उन्होंने क्लियर किया कि जी वो कंपनी के थे और उन्होंने हमें रहने के लिए दिए हुए थे। एक तरह हमारे थे, हमारे नहीं भी थे। दूसरा ये था कि क्या पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो भी इन्होंने गोया ये साबित किया है कि वो तो दुबई से ही फलां पैसा, जब हमारी नेशनलाइज हुई हम गए, दुबई की मिल तो गालबन नेशनलाइजेशन के बाद उन्होंने बनाई थी मियां शरीफ साहब ने, और सऊदी अरब की जब यहाँ से जाना पड़ा उन्हें तब बनाई गई। तो ये सारी कहानियां तो उन्होंने पूरी बनाई है, लेकिन शायद कोई वही जो आप कहते हैं कि मिसिंग लिंक्स इनमें जोड़ने की बहुत जरूरत पड़ेगी उन्हें। जी हाँ, ये मीर साहब, ये इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है, मैंने कहा ना कि ठीक है जी किसी मिनिस्टर ने क्या कह दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, सदीकुल फारूक साहब ने क्या कहा, चौधरी निसार साहब ने कहा, उनकी अहमियत नहीं है। अहमियत मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि जो वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा वो, और क्या अगर तो इस सारे मामले को, क्योंकि देखिए कल गालिबन जस्टिस जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये सवाल किया कि जी ये जो आप अकरम शेख साहब फरमा रहे हैं अदालत के अंदर, इसमें और वज़ीर आज़म के बयान में फर्क है, जिसका जवाब शेख साहब ने ये दिया कि जी मैं उनके बच्चों का वकील हूँ, उनके वकील सलमान भट्ट साहब है, वो इसके ऊपर क्लैरिटी देंगे। लेकिन ये अब देखना पड़ेगा, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस यहाँ पर बेहतर तरीके से लड़े और कहे जी के कॉन्ट्रडिक्शंस बताए कि जी वज़ीर आज़म ने तो ये कहा था इस स्टेटमेंट के अंदर तो ये देखा गया है, तो फिर तो चले को मामला बनता हुआ नजर आता है। लेकिन यकीन मानिए कल मैं बहुत हैरान हुआ हूँ, बहुत हैरान कि ये जिस तरह से इस मामला सामने आया कि पता नहीं ये इतने अरसे से करते क्या रहे हैं। अगर ये मटेरियल देना था तो आप यकीन मानिए इसके तो प्रिंट आउट आपके दफ्तर से भी निकल आएंगे और मैं भी दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है कभी शायद पता नहीं ये उसकी अपनी पार्टी ट्रैप कर रही है इमरान खान को। मुझे समझ नहीं आती कि अगर सारी पार्टी लगी हुई थी कि ये करना है, ये करना है, यहाँ इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू और था और उन पार्टी का कुछ और
वकीलों का और था, कुछ समझ नहीं आ रही बात। लेकिन जहां तक जैसा हमने अंदाजा लगाया कि हमें अंदाजा था कि कोई अरब से डोनर्स के कोई यहाँ जैसा भी कारोबार के तो खत आ सकता है, सब लोगों को अंदाजा था, अक्सर हम कहा करते थे। तो इस तरह एक शख्स भी पड़ता है कि देखिए ना, बेटों की कहानी अपनी, बाप की कहानी अपनी, तो बीच में दादा की कहानी कहेंगे जी हमें क्या पता, ये भी तो हो सकता। देखिए जो उनके मियां शरीफ साहब, अब उनके वो हाँ। इंतकाल उनका हो चुका है, तो जाहिर बात है जो उनका अरेंजमेंट होगा किसी भी फैमिली के साथ या जो उनके कारोबारी मामलात होंगे, हाँ। अब वो उनकी तरफ से या कि एक फैमिली कह देती है कि जी उनका मियां शरीफ साहब का उनसे ताल्लुक था, तो अब उसको झुटलाने के लिए या तो अदालत में कुछ सबूत पेश किया जाए या दूसरी तरफ से जो पिटिशनर्स हैं, अब उस चीज को कोई कैसे झुटला सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो या अदालत इसको एक वो ट्रायल कोर्ट की शक्ल बन जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि बनेगी, लेकिन अगर इतने ही डीप चले जाए जजेस के नहीं जी फिर बुलाएं उन्हें, और उनको फिर अगर बुलाएंगे तो क्या वो आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा ये अभी तक मीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थोड़ी सी ये जो कही जा रही है कि जी खिलाफ देखिए मामला खत्म हो गया और देखिए जी हमने तो सबूत दे दिए, मैं नो डाउट ठीक है जी सबूत आपने दिए हैं, उनकी मैं दोबारा कहूंगा ऑथेंटिसिटी वेरीफाइबल है, वो वेरीफाई हो सकते हैं। जो ट्रस्ट डीड दी गई है, इंग्लैंड ऐसा मुल्क नहीं है कि वहां पर झूठी ट्रस्ट डीड्स बनाई जा सके। मैं वहां पर पढ़ा हूं तो मुझे ये जरूर पता है कि वहां पर ये चीजें वेरीफाइबल होती हैं, वहां झूठ बोलना या फौजरी करना इतना आसान नहीं है, जो करता है वो पकड़ा भी जाता है। अब ये जो कतर की फैमिली की तरफ से आया है, इसको कोर्ट कितना कंसिडर करती है, क्या कंसिडर करती है, इसके साथ कुछ एविडेंस मांगती है नहीं मांगती है, ये सब कोर्ट के ऊपर है। लिहाजा ये कहना कि केस खत्म हो गया ये भी जल्दबाजी है, और ये कहना कि जी नहीं नहीं ये तो फंस गए हैं और हमने तो शवायद दे दिया। मसला ये है कि वो इतने हमारे जो मौजूद सियासतदान है, कई दफा वो इतने ओवर जेलस हो जाते हैं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या अपने खिताबात के अंदर ये कहते हैं ये तो जी इल्जाम है नहीं, ये सबूत है। मसला ये है कि वो हमारी तालीम ही नहीं है इतनी कि हम ये एसरटेन कर सकें कि सबूत और इल्जाम में फर्क क्या होता है। अब कल भी मैं देख रहा था जनाब इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जी देखिए पैनामा के अंदर तो सबूत है, और मैं कहूंगा हजूर अगर वो सबूत है तो एक प्रिंट आउट लीजिए पूरे पैनामा पेपर्स का और जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दीजिए कि वो उसको बतौर सबूत कंसिडर करेगी या नहीं करेगी। ठीक बात है। और कल तो वैसे इमरान का लहजा भी, और जिसे आजकल हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो कुछ बुझा बुझा सा नहीं था, कुछ वो उस मूड में नहीं थे। देखिए मीर साहब ये जो अदालती कार्रवाई होती है, खास तौर पर देखिए नहीं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और वो कोर्ट रूम नंबर 1 और वो उसका पूरा माहौल, वहां पर तो एक बुरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुडिशल कमीशन में हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ट्रक लोड्स कहा जाता है, ट्रक लोड्स ऑफ एविडेंस गया है। तो उस ट्रक लोड्स ऑफ एविडेंस को कोर्ट ने उसमें भी कमीशन ने कहा था ये आप क्या ले आए हैं हमारे सामने, जो TOR है उनके मुताबिक आप जरा चीजें बताएं कि आप क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो कुछ हुआ नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी वो इमरान खान साहब, क्योंकि मैं उनको ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद लॉयर नहीं है, ठीक है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, सियासतदान है। अब उनको कोई कहता नहीं ये हमारे पास शवाहिद है, देखिए नहीं हम ये सारी चीजें ले आए, तो वो तो कहेंगे अच्छा बहुत अच्छी बात है। जब कोर्ट में जाके वहां पर सुबकी होगी इस तरह से, तो मूड तो खराब होता है कि यार ये क्या लोग हैं जो मुझे एडवाइस करते हैं। और मैं अभी भी हैरान हूँ, इतने पढ़े लिखे वकुला बिजनेसमैन वो उसको ये भी नहीं कह सकते कि यार इससे क्या साबित करेंगे, हम जरा साबित करने के लिए तो ठोस चीजें लेकर चले। बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की और बहुत बातों पर पर्दा उठाया। खास कानून की नजर से जिस तरह आपने देखा वो कम से कम हम तो नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। वंस अगेन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।